गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग तमन्ना। सो आज हम जो कल हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड्स, जो हमारा फोर्थ बायोमोलिक्यूल था, तो आज हम उसके लाइक पीपीटी फॉर्म में थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर्स को दोबारा से देखेंगे। ये सब हमने कल कवर कर लिया था, जस्ट आज उनके स्ट्रक्चर्स के लिए कवर कर रहे हैं। तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। तो न्यूक्लिक एसिड्स, कैन यू गाइस सी माय कर्सर मूविंग? Nucleic acids, they compose DNA and RNA, and these nucleic acids, these are involved in transfer of genetic material, and RNA, it also acts as enzymes for various purposes. For the structural composition of nucleic acids, we saw they consist of three components that were nitrogenous bases, sugars, and phosphate bonds. So in the nitrogenous bases, we have purines and pyrimidines. In purines, we saw the adenine and guanine. See, in case of adenine, we have 6 amino purine. जो कल के नोट्स बनाए थे उनको साथ में रखो और मैच करते चलो। जो कल हमने देखा था वो यहाँ पर सही आ रहा है। तो एडेनिन में क्या था? 6 अमाइनो प्यूरिन। वहीं गुआनिन में क्या था? 2 amino 6-oxypurine. So this is 2 amino and this is 6-oxypurine. वहीं जब हम पायरिमिडीन्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास तीन थे, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. थाइमिन, it is present in DNA, while uracil, it is present in RNA. Is it clear? In case of sugars, we have ribose and deoxyribose sugar. Difference क्या था इनके? इस 2' पोजीशन पर OH and H की presence का. Due to this presence of OH group, this is ribose sugar that is widely present in RNA, and in alkaline conditions, it is reactive, and because of this OH that is directly involved in the chemical reaction, sugars की जो भी वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, वो टूटता रहता है. तो इट मेक्स आरएनए less stable as compared to DNA. So bases that are purines and pyrimidines, these are connected with ribose or deoxyribose sugar via N-glycoside linkage, or simply we say glycosidic bond. Nucleoside and phosphate, these are connected by phosphoester linkage, and various nucleotides, or we can say different nucleotides, they are connected by phosphodiester linkages. These are the like composition. Bases and ribose को हमने ऐड किया तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोसाइड में हमने फोस्फेट ऐड किया तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में. और जब हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? डीएनए या फिर आरएनए. और डिस्टिंक्शन कहाँ से होगी? शुगर से. इस फर्स्ट स्टेप पर ही डिस्टिंक्शन हो जाएगी. इतना सबको क्लियर है? ओके. Next we have, this is the sugar. On the fifth carbon of the sugar, we have the attachment of phosphate group, and on the first position, we have the linkage of purine and or pyrimidine. Purine होगा तो किससे लिंक करेगा?
कौन से नाइट्रोजन से? ये चीज अभी मैंने बताई नहीं है, तो किसी को कोई आइडिया है? प्यूरीन में 4 नाइट्रोजन थे, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ। तो प्यूरीन के केस में लिंकेज होगी N9 के साथ, ये लिख लो। प्यूरीन के केस में लिंकेज होगी N9 के साथ, और पायरिमिडीन के केस में होगी लिंकेज N1 के साथ। इज इट फाइन? ये चीज याद रखनी है। सी, यहाँ पर फोस्फेट भी है, शुगर भी है, प्यूरीन या फिर पायरिमिडीन में से एक चीज होगी, तो ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? जल्दी बताओ, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में भी फोस्फेट एक ही है, और लेट अस सपोज कि प्यूरीन यहाँ पर एडेनिन है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा? हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो बेस है प्यूरीन है वो एडेनिन है, लिंक्ड है राइबोज शुगर के साथ, और एक फोस्फेट अटैच्ड है, तो उसका क्या नाम होगा? तो यहाँ पर देखो, जब बेसिस एडेनिन है और वो एक न्यूक्लियोसाइड है, तो सिंपली हम उसको बोलेंगे एडिनोसाइन। और अगर उसके साथ एक फोस्फेट अटैच्ड है, 5 डैश पोजीशन पर है, तो उसको बोलेंगे एडिनोसाइन 5 डैश मोनोफोस्फेट, या फिर डायरेक्टली एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट। इज इट फाइन? तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर था यस अंकिश, यू आर राइट, AMP, एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट। ऐसे ही अगर वहां पर शुगर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होती, तो यहाँ पर नाम होता डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट। इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पर किसी को कोई डाउट आ रहा है? ओके। जैसे मोनोफोस्फेट है, मोनोफोस्फेट में अगर एक और फोस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है, तो इट फॉर्म्स डाइफोस्फेट। It is AMP by addition of one more phosphate group and formation of this POP bond, that is phosphoanhydride bond. It forms adenosine diphosphate, that is also known as ADP. Further, ADP can also be can also react with another phosphate group to form ATP. तो यहाँ पर एक चीज लिख लो, एटीपी जितने भी डीएनटीपीज हैं, या फिर लाइक जितने भी डीएनटीपीज हैं, लाइक सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी, उन सब में एटीपी की सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन एग्जाम। Cellular concentration of ATP as compared to other DNTPs is quite high. क्यों हाई होती है? दूसरा एक रीजन तो ये है कि वो एनर्जी की फॉर्म में यूज की जाती है। दूसरा रीजन ये होता है कि जब सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होती है, एक रिएक्शन होती है, तो उसमें जनरली एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल में एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई रहती है। नाउ by this slide we are looking into the formation of ester bond. See, this is one nucleotide and this is another nucleotide. This here third 3 dash carbon of sugar, गुंजन, एटीपी का पॉइंट ये है कि जैसे सीटीपी है, जीटीपी है, यूटीपी है, इन सब में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है? तो उसका आंसर है एटीपी की। सेल में एटीपी और डीएनटीपी के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। इज इट क्लियर?
दूसरा रीजन मेटाबॉलिज्म में समझ आएगा, रिएक्शन है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। जस्ट राइट इट डाउन, वहां देख लेंगे उसको। See, this is nucleotide 1 and this is nucleotide 2। यहाँ पर जो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कैसे होगी, 3 कार्बन ऑफ वन शुगर रिएक्ट्स विद द 5 कार्बन ऑफ अनदर शुगर। तो यहाँ पर ये ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज COP OCP। तो इस एक एस्टर बॉन्ड ये बन रहा है इधर, ये वाला। ये वेट अ मिनट। तो एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन रहा था और एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन दिस स्लाइड ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। यहाँ पर साइटोसिन इट फॉर्म्स बॉन्ड विद ग्वानिन और यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। दूसरा एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। तो दो स्ट्रैंड्स को लाइक एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, तो हम उसको बोल रहे हैं सिंगल स्ट्रैंड। अगर मैं सिर्फ इस तरफ वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अगर यहाँ पर टी की जगह सिर्फ यू प्रेजेंट होता तो हम उसको आरएनए कंसिडर कर लेते। अगर यहाँ पर टी प्रेजेंट है, एक और बात बता रहा हूँ, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है एंड इवन आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये लाइक कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो डीएनए नहीं हो सकता, वो डीएनए भी हो सकता है। तो यहाँ मैं क्या बता रहा था कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है उनको कौन कनेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन इसी बार गैटली में पूछा गया था, बहुत सिंपल है। ठीक है, याद रखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट करना टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहां पर दे रखा होगा एक स्ट्रैंड में लाइक कुछ परसेंट एडेनिन प्रेजेंट है, दूसरी स्ट्रैंड में कुछ परसेंट थाइमिन प्रेजेंट है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो अभी हम लेक्चर का फुल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को कौन कनेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिफरेंट है। ए एंड टी फॉर्म्स डबल बॉन्ड, सी एंड जी फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? राइट इन चैट बॉक्स। ओके, व्हाइट बोर्ड विजिबल है? नाउ वी विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इटसेल्फ। हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड तक स्टडी कर लिया है। अभी हमें पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे। तमन्ना, ऐसा अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। अगर तान्या मैम पढ़ाएंगी तो मैं बता दूँ, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भी काफी बड़ा पार्ट है और अभी मैं सोच रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड्स के साथ मोल बायो कंटिन्यू करूँ। तो बायोकेमिस्ट्री मोल बायो के बाद स्टार्ट करूंगा। अभी जैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर होगा तो नेक्स्ट हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मोल बायो का पार्ट है। तो वो देख लेंगे बाद में।
फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई है क्या तुम लोगों की अभी से? कितने चैप्टर्स हो गए? ओके, तो अभी टाइम लगेगा, तो तब तक शायद मैं मोल बायो कंप्लीट कर लूँ, तो देखेंगे नेक्स्ट क्या कर रही है। ओके, कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए वही 1868 में जाते 1870s में फ्रेडरिक मिशर ने पता किया था कि एक ये नया बायोमोलिक्यूल है जिसके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है, सल्फर नहीं है, वीकली एसिडिक है, न्यूक्लिन नाम दे दिया। तो ये बात थी 1868 की। उसके बाद इन 1940s there was another scientist named Erwin Chergaff. He found out that there are four nucleotide bases of DNA that occur in different ratios in different organisms. And like in the closely related species, the ratio was somehow related, but as the homology goes far away, तो जो वो ratios था उनका भी differences ज्यादा आ रहा था। तो उन्होंने अपना, चरगफ ने कुछ रूल्स दिए, कुछ कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट पॉइंट था द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। द फर्स्ट पॉइंट वाज बेस कॉम्पोजिशन। अब भाई अगर मैं यहाँ पर बेस कंपोजिशन बोल रहा हूँ तो पता है ना किसकी बात हो रही है? एटीजीसी की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया कि जो भी डीएनए स्पेसिमेंस उन्होंने आइसोलेट किए टिश्यू से जो कि एक स्पीशीज थे, वो सेम रहेंगे। लाइक अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल स्टेट चेंज हो रही है, बट जो बेस कॉम्पोजिशन है डीएनए के वो चेंज नहीं होंगे। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है। तो हम चरगफ रूल्स डिस्कस कर रहे थे। द फर्स्ट रूल था कि बेस कॉम्पोजिशन of DNA, it varies from one species to another. Second was base composition will not change according to age, nutritional state, and environmental factors. दो पॉइंट्स क्लियर है?
Third was the number of adenosine residues will always be equal to the number of thymidine residues, and the number of guanosine residues will always be equal to cytidine residues. Means जो A एंड T बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, G एंड C बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये रेसिड्यूज इक्वल रहेंगे. और इन अनदर टर्म, the sum of purine residues is equal to the sum of pyrimidine residues. Purines are equal to pyrimidines. अभी ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से इजी भी एंड डिफिकल्ट भी हर तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. पॉइंट बहुत सिंपल है कि एडेनिन के इक्वल होगा थाइमिन, ग्वानिन के इक्वल होगा साइटोसिन, और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. ये क्लियर है? राइट इन चैट बॉक्स अगर ये क्लियर है तो. Okay, write down the numerical. If cytosine in a duplex DNA is 20%, then calculate adenine. Amount of adenine. अभी तक तो आंसर दे देना चाहिए था. थर्टी तो राइट नहीं है. कोई और आंसर 30 के अलावा किसी का आ रहा है? 30 तो राइट नहीं है. ओके, मीनू का 20, आशु का 20. जिन्होंने 30 दिया है उनको चेंज करना है, अभी चेंज कर सकते हैं वो. अभी सबका 20 आ रहा है, तमन्ना 20 आया है. ओके, तो देखते हैं. साइटोसिन 20 है, 20% है, तो ग्वेनिन कितना होगा? 20%. इनको हम अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 40. परसेंटेज 100 की होगी. 100 माइनस 40 वी हैव 60. तो 60 वी हैव एडेनिन एंड थाइमिन, एंड एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन, और हमें एडेनिन ही पता करना है. तो एडेनिन प्लस एडेनिन वी हैव 60, twice of adenine we have 60, so the percentage of adenine will be 30. 20 कैसे आ रहा था? अभी भी लता का 20 आया है. कैसे आ रहा है 20? Is it clear now? समझ आया ये? तमन्ना, लता. ओके, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन तो गिवन है, वो तुम कैसे बताओगे? Okay, write down another numerical. A double-stranded DNA has 30% thymine, 30% thymine. Now we have to calculate the percentage of cytosine. Calculate the percentage of cytosine. Okay, Sonali.
कुश्ती 20 तो ठीक नहीं है। कोई और आंसर आ रहा है 20 के अलावा किसी का? सबका 20 आ रहा है। ओके, वी हैव 30% थाइमिन, दैट मीन्स एडेनिन भी क्या होगा? 30%। तो टोटल क्या हुआ? 60। 100 माइनस 60, वी हैव 40। 40 दैट इज साइटोसिन प्लस ग्वानिन, एंड वो दोनों इक्वल होंगे। हमें किसका फाइंड आउट करना है? साइटोसिन। ट्वाइस ऑफ साइटोसिन इज 40, so for cytosine we have 20%। ये था फर्स्ट टाइप। न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस, जो फर्स्ट तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे। ये समझ आया? इज इट क्लियर? Next type that we have is like to calculate the number of, write down the statement. What is the number of hydrogen bonds in a DNA of 1000 base pairs with base adenosine occurring with base adenosine occurring 75% times in one strand and 10% in another strand. And we have to calculate the number of hydrogen bonds. क्वेश्चन क्लियर है? एक स्ट्रैंड में जो एडिनोसाइन रेसिड्यूज है वो 75% है, और दूसरी स्ट्रैंड है उसमें कितना है? 10% है। कोई कर पा रहा है? 150। 150 क्या आया तमन्ना? सोनाली 215। नहीं, अभी तक तो राइट आंसर नहीं आया है। यस, 2150 इज राइट आंसर। Okay, Gunjan. The question was, what is the number of hydrogen bonds in a DNA that has 1000 base pairs? DNA है उसमें 1000 बेस पेयर्स हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड में एडेनिन की 75% है और दूसरी स्ट्रैंड में 10% है। ओके, जिन जिन का आंसर आया है वो अपनी कैलकुलेशन की पिक लो और सेंड करो ग्रुप पे। देखते हैं कैसे किए।
हाँ, तब भी कर दो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, बाद में मैं भी समझाऊंगा, तो जिनका आया है जैसा भी आया है वो सेंड करो ग्रुप पे। अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया है। जिनका 2150 आया उन्होंने कैसे निकाला फिर आंसर? गूगल कर लिया? ये सोनाली, तुमने 1000 का 100 क्यों बना दिया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी भी उतनी जरूरी है। लाइक तुम ग्रेस्प कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, पर तुमने यही मिस कर दिया, क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं देखा। ओके, तो देखते हैं। देखो, एडेनिन दोनों स्ट्रैंड में कॉन्सेंट्रेशन हम देखें तो 85% हो गई। 75 प्लस 10, 85। 85% 1000 की क्या हो जाएगी? 850। और एडेनिन और थाइमिन क्या बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा? 85 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1700। अभी 85 एडेनिन की हो गई, तो 15% ही बचे साइटोसिन एंड गुआनिन के लिए। तो 15% 1000 का क्या होगा? 150। 150 मल्टीप्लाइड बाई 3, वो क्या हो जाएगा? 450। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2150। समझ आया? ये था सेकेंड टाइप। नाउ फॉर द थर्ड टाइप। If the DNA of a species has the mole fraction of G plus C, that is equals to 0.36, then calculate the mole fraction of A plus T. This is the third type. And जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है स्टेटमेंट बेस्ड। लाइक जो भी हमने इनकी ये स्टेटमेंट्स देखी हैं तीनों की, इन्हीं स्टेटमेंट्स को रिवॉल्व करके इस पर क्वेश्चन आता है। वेट फॉर अ मिनट। हेलो।
तो जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पर, जो भी ये स्टेटमेंट्स होंगे इन्हीं को रिवॉल्व करके क्वेश्चंस आएंगे। तो चरगफ रूल सबको क्लियर है? तो अगेन हम जाते हैं हिस्ट्री पर। 1940s तक हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो 1950s में क्या हुआ? इन 1950s रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, इन्होंने बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रेक्शन दे एनालाइज्ड द डीएनए फाइबर्स, और उनको कुछ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल पैटर्न शो हुआ। Okay, in 1950s, there were two scientists that were Rosalind Franklin and Morris Wilkins. They used the technique that is X-ray diffraction, and after using this technique, they concluded that DNA molecules are helical in nature. उन्होंने ये conclude किया था, but after this study, James Watson and Francis Crick, they postulated the 3D model of DNA. लाइक जो इनकी स्टडीज बेस्ड थी किस पर? एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न पे। उसके बाद उसको यूज करके जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, they postulated the 3D structure of DNA. And that was published in 1953. Now let us see the points or the important points of the double helix. यहाँ तक सबको क्लियर है? So the first point was the nucleic acid polymer. It consisted of two helical DNA chains that are wound around the same axis to form right-handed double helix. The structure that was postulated was right-handed double helical structure. क्या डीएनए हमेशा राइट हैंडेड पोजीशन में ही होता है? हेलिक्स जो होता है वो हमेशा राइट हैंडेड होते हैं? नो, तब भी ये ऐसा पोस्टुलेशन नहीं हुआ था, तब नहीं पता था। नेक्स्ट पॉइंट वो जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होंगे, बेसिस हैं बोथ स्ट्रैंड्स के, these are stacked inside the double helix. Purine and pyrimidine bases, these are stacked inside the double helix. Because they are hydrophobic in nature and they are nearly planar structures, so they lie perpendicular to the long axis. ये प्लेनर और हाइड्रोफोबिसिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, बस बता रहा हूँ कि जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होंगे ये डबल हेलिक्स के अंदर स्टैक्ड होंगे, और जो हेलिकल एक्सिस होंगे उसके ये परपेंडिकुलर लाई करेंगे।
उसके बाद जो चरगफ ने अपने रूल्स में बताया कि एडेनिन किसके साथ बेस पेयर कर रहा है, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ कर रहा है, ग्वानिन के साथ। तो उन्होंने इस चीज को भी यूज किया और उसको नाम दे दिया वॉटसन क्रिक पेयरिंग रूल्स। उसको भी यूज किया एंड दे पोस्टुलेटेड another point, that is Watson Crick pairing rules। क्या रूल्स होंगे? वही सेम, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। एंड द पॉइंट वाज कि अगर इनके अलावा, इन बेसिस के अलावा मिसमैच पेयरिंग हुई, लाइक ए बॉन्ड्स विद जी और सी बॉन्ड्स विद टी, तो वो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टेबलाइज करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। चरगफ ने बताया था, लेकिन ये चीज कब हो रही है? 1953 में हो रही है। चरगफ ने बताया था कि जो नाइट्रोजनस, उसने बेसिस को क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बेस पेयरिंग हो रही है। जब यहाँ तक आए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने 3D में पोस्टुलेट कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको नया और कैची नाम दे दिया, अपनी डिस्कवरी में ऐड कर दिया। कुछ कुछ लोगों की थ्योरीज ये भी है, जब मैं अपने कॉलेज में था तो वहां पर एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने ये भी बोला था, रोजलिंड फ्रैंकलिन, जो कि बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट थी, तब थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था मेल फीमेल के बीच में, और उनकी डेथ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर वर्क। उनका काफी एक्सपेरिमेंट वर्क, थ्योरीज वगैरह इन्होंने चुरा ली और खुद अपने नाम के लिए, ये उनकी थ्योरी थी, उन्होंने अपनी टॉक में हमें बताया। तो ये कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना भी आज तक की डिस्कवरीज हुई थी, या तो उनको सम अप कर रहे हैं या फिर अपना कैची नाम दे रहे हैं, दैट्स इट। कुछ नया नहीं बताया अभी तक इन्होंने। द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि जो बेस पेयरिंग्स हो रही हैं, इनकी वजह से, बेस पेयरिंग्स की वजह से जो अपोजिट स्ट्रैंड्स हैं या डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, वो आइडेंटिकल नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये चीज समझ आई? अगर मेरे को एक स्ट्रैंड की बेस कॉम्पोजिशन पता है, तो मैं उस बेस कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली दूसरी की पता कर सकता हूँ, और वो जो दूसरी स्ट्रैंड है वो इसके एग्जैक्ट सेम नहीं है, बल्कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ ए है और मुझे ये नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रैंड ए जी सी टी, यू नहीं होगा, अगेन सी जी ए, तो ये अगर एक स्ट्रैंड है डीएनए की, तो यहाँ पर ए नहीं प्रेजेंट होगा, और इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर क्या होगा? टी सी जी ए जी सी टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वाज the strands, they are anti-parallel in orientation, means अगर ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, दिस स्टार्ट फ्रॉम 5' पोजीशन एंड दिस एंड्स विद 3' पोजीशन, तो ये जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 3' पोजीशन एंड एंड विद 5'। इज इट क्लियर? मीन्स जो उसका 5' एंड होगा वो फेस करेगा 3' एंड के दूसरी स्ट्रैंड के। इज इट क्लियर?
The next point was after each nucleotide means जैसे ही एडेनिन हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड खत्म हो रहा है, उसके अगले न्यूक्लियोटाइड के बाद there will be a turn of 36 degrees. And in crystalline form, there are 10 base pairs per turn of the helix. 10 base pairs per turn of helix. While in solution form, it is 10.5 base pairs. Is it clear? Now, due to the double helical structure, the DNA forms two grooves. The one is major groove and the other one is minor groove. एक जैसे जैसे डीएनए टर्न ले रहा है तो एक बार द ग्रूव पोजीशन इट इज नोन एज द मेजर ग्रूव एंड द अनदर वन इज माइनर ग्रूव और इन दोनों में से मेजर ग्रूव इट इज नोन टू बी like rich in chemical information. Now the next topic that we study is stabilization of DNA double helix. तो जो डीएनए का हेलिक्स है उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो द फर्स्ट टर्म इज बेस पेयरिंग. बेस पेयरिंग किन के बीच में हो रही है? केमिकल इंफॉर्मेशन. बेस पेयरिंग किन के बीच में हो रही है? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हो रही है. तो वो डीएनए के लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. द अनदर stabilizing force is base stacking. Bases are flat and these are relatively water insoluble molecules. They tend to stack above each other, roughly perpendicular to the direction of helix. And due to the electron cloud interaction between these bases in helical stacks, they contribute to the stability of the double helix. Bases को बताया गया है कि they are flat and water insoluble. नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ स्टैक रहेंगे एंड दे विल लाई परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस. एंड अनदर थिंग इज जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो उनके इंटरेक्शंस हैं that will somehow provide stability to the helical structure. तो आज हम बस इतना ही कर रहे हैं. आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इतना सबको क्लियर है? ओके फाइन. सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहो. ओके बाय बाय. द थर्ड पॉइंट वाज कि जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शंस है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हेलिकल स्ट्रक्चर को. क्वेश्चन एक बार सर थर्ड रिपीट करना क्वेश्चन.
मेजर और माइनर ग्रूव हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसका ही नेक्स्ट टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे वो तमाम।